नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल साइंस इन 3D में। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। मैम ने बड़े अच्छी तरीके से 3D में समझा रखा है उस चीज़ को, तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना। आपको अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ में आ जाएगा और चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है? ये मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम है और उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तभी हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसका पहला एग्जांपल है हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल। इसका पहला टाइप है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये कैसे अराइज होता है, बात कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन या कोई भी सिंगल बॉन्ड हो हमारे पास, तब क्या होता है, उसके अराउंड फ्री रोटेशन होती है। अगर मान लो फ्री रोटेशन होगी तो वो अब 1 डिग्री भी अगर रोटेट कर रहा है तो पिछले वाले स्टेट से तो डिफरेंट है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, तो मजेदार एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से ये सब बने हुए हैं, बट ड्यू टू सिंगल बॉन्ड्स, इनमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन के कारण ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे हम, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन है, तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन की वजह से क्या ये स्पेस में अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सही है, तो हम समझ लेते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में। देखो, अब 3D में तो हर किसी के पास है नहीं ऑप्शन चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए, तो हमारे साइंटिस्ट आपके जितने लकी नहीं थे, है ना। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूमैन। तो उनने क्या करा कि भैया उनने एक तरकीब निकाली। हाँ सही है कि भैया हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है, उसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसी चीज़ को हम समझ लेते हैं एक मज़ेदार एग्जाम्पल से, एन-ब्यूटेन को लेके, है ना। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं उसको इस तरीके से देखूं, किस तरीके से, कि उस मॉलिक्यूल को इस तरीके से विजुअलाइज करूं कि जो एक कार्बन जो हो उस मॉलिक्यूल का वो बिल्कुल आंख के लाइन में हो, लो है, और दूसरा कार्बन जो है एडजेसेंट में जो कार्बन है उसका, वो भी आंख के उसी लाइन में हो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये होने के बाद उनने क्या कहा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को चपटा दूं, फ्लैटन आउट कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसको, इस मॉलिक्यूल को मैं चपटा दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, देख लेते हैं। देखो, ये वाला कार्बन जो है, उनने कहा कि मैंने अगर चपटा दिया इसको तो मेरे को जो भी आंख के जो पास में जो है कार्बन, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। लो कर दिया। और उनके जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड्स हैं, उनको मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लो कर दिए, सारे बॉन्ड्स दिखा दिए। अब जो पीछे वाला कार्बन है, जो उसी कार्बन के पीछे है, उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, सर्कल से। ठीक है, लो कर दिया, इस वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और उनके बॉन्ड्स भी उस सर्कल से हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर 3D मॉलिक्यूल की। अब इतना तो सबको समझ में आ गया कि 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे है, क्या है। सही है। अब एक चीज इसमें समझ लो, देखो जनरली लाइफ में भी यही होता है, जब आपके पास रोटेशन होता है, मतलब फ्रीडम होता है ना, तो फ्रीडम के साथ आप डिसीजन लेते हो। अब डिसीजन लोगे तो क्या होगा कि भैया कभी अनस्टेबल होगे, कभी स्टेबल होगे, बेस्ड ऑन वट एवर डिसीजन यू टेक। तो ऐसा ही कुछ होता है मॉलिक्यूल में भी। अब इनके पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब फ्रीडम ऑफ रोटेशन है, तो ये बॉन्ड आराम से घूम सकता है। अगर ये घूम सकता है तो जैसे कि हमने देखा, अलग अलग कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, कुछ स्टेबल भी होंगे, कुछ अनस्टेबल भी होंगे। पूरी कहानी को समझते हैं अच्छे तरीके से। सही है, चलो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाता जाऊं, मतलब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को घुमाता जाऊं, तो क्या क्या होगा। लोग घुमाते हैं, आराम से घुमा सकते हैं। देखो आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे ये बॉन्ड तो घूम रहा है ना। इसको इस तरीके से विजुलाइज करते हैं। देखिए, ये अपने पास ये कार्बन है, इसके पीछे वो वाला कार्बन था, है ना, जो कि एक डॉट से, दूसरा सर्कल से है ना, उसको हम घुमा रहे हैं, पीछे वाले कार्बन को घुमा रहे हैं। तो होगा क्या,
इसका डायहाइड्रल एंगल चेंज होता रहेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि जब भी ये रोटेट होगा तो अलग अलग कन्फॉर्मर लेगा, अलग अलग कन्फॉर्मर लेगा, कुछ स्टेबल भी हो सकते हैं, कुछ अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो कौन से स्टेबल होंगे, कौन से अनस्टेबल होंगे, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि अभी फिलहाल ये जो कन्फॉर्मेशन है वो है क्या, एंटाई कन्फॉर्मर। इसको एंटाई क्यों कहते हैं समझ लेते हैं। देखो, जो फ्रंट में जो कार्बन है ना, उसके ऊपर जो भी बल्की ग्रुप है, यहाँ पे जैसे मिथाइल ग्रुप है, वो क्या है, ऊपर है, और दूसरे वाले कार्बन के जो भी बल्की ग्रुप है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो है नीचे। मतलब दोनों बल्की ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं। इसका मतलब ये एंटाई पोजीशन में है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटाई कन्फॉर्मर। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहला जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसके आसपास कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब इसके पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और सिमिलरली इस वाले मिथाइल ग्रुप के पास आसपास भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसको जरा सा भी हिला दोगे ना तो भीड़ भाड़ आने लग जाएगी। वो चाहेगा कि नहीं भैया, मेरे को इसी स्टेट में रहना है, मेरे को शांति से रहने दो, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जिस स्टेट में वो सबसे शांत रहता है वो सबसे स्टेबल स्टेट होता है ना। तो अब अगली स्टेट के बारे में जान लेते हैं। इसको धीरे धीरे घुमाते हैं, है ना, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं मॉलिक्यूल को। अब जैसे इसको घुमाने लगोगे तो देख सकते हो आप, एनर्जी बढ़ने लग रही है क्योंकि भीड़ भाड़ आने लग गई, है ना। अब जैसे आप 60 डिग्री घुमा देते हो इसको, पहले 180 पे था, अब जैसे आपने 60 डिग्री और घुमा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पीछे वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन से आसपास ओवरलैप करने लग जाता है। इसका मतलब थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है। अभी भी मतलब बड़े वाले से तो दूर ही है, बट एक छोटा सा जो सब्स्टिट्यूएंट है जैसे हाइड्रोजन, उसके आसपास आने लग गया है ना, उससे ओवरलैप करने लग गया है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो ये जो स्टेट है ये पिछले स्टेट से क्या होगा कि भैया ये पिछले स्टेट से कम स्टेबल होगा और एनर्जी भी इसकी पिछले स्टेट से ज्यादा होगी। इतना आ गया सभी को समझ में? थोड़ा सा और घुमा देते हैं। घुमाया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा घुमाया। आप देख रहे हो कि एनर्जी कम होने लगी है। क्यों? बताओ क्यों कम हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल, मतलब सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो उस स्पेस में जा रहा है जो बल्की ग्रुप है ना। जैसे उस स्पेस में जाता रहेगा थोड़ी सी एनर्जी कम हो रही है, मतलब थोड़ी सी कम भीड़ भाड़ है ना, तो उससे क्या होगा, एनर्जी थोड़ी सी कम होने लग रही है ना। जैसे आपने 60 डिग्री से घुमा दिया, हमें गॉसे फॉर्म देखने को मिलता है। गॉसे फॉर्म मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पीछे वाले कार्बन का जो भी मिथाइल ग्रुप है वो आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और आगे वाले कार्बन के मिथाइल ग्रुप के बीच में आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, है ना, तो ये मिथाइल ग्रुप इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। ये थोड़ा पिछले वाले से तो ज्यादा स्टेबल है, बट पहले वाले एन टाइप से ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, क्योंकि वो उसमें तो 180 डिग्री बहुत दूर थे ना। अब ये दोनों आसपास आने लग गए, है ना, सामने वाले का मिथाइल ग्रुप और पीछे वाले का मिथाइल ग्रुप, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आसपास आने लग रहे हैं ना। तो इसके वजह से हम क्या देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वैसे सबसे पहले वाले से तो कम है, बट पिछले वाले से थोड़ी सी ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा और घुमा देते हैं। अब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2D में भी कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से ओवरलैप करने लग रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस 0 डिग्री पे क्या होता है, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप जब आमने सामने हो तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। दोनों भाई मोटे मोटे एक सीट पे बिठाओगे, क्या होगा, या जगह वो कहेगा भैया मैं बैठूंगा, दूसरा कहेगा मैं बैठूंगा, है ना, एक दूसरे के लिए स्पेस की लड़ाई होती रहेगी, है ना। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल में भी होता है ना, भारी भरकम लोगों को बिठाओगे तो यही होगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये दोनों स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, जिसके वजह से सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है ये, है ना, मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना, तो स्पेस की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो दूसरा में क्या देखने को मिलेगा, दूसरा में एक और गॉसे फॉर्म देखने को मिलेगा, जहां पे ये मिथाइल ग्रुप जो है दूसरे हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में आ रहा है ना, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, है ना, ये दूसरे हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में आ रहा है। सिमिलरली एक और 60 डिग्री घुमा दोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पार्शियली एक्लिप्स, और फिर 60 घुमाओगे तो दोबारा एंटाई पोजीशन
हमारे पास आ जाएगी। तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं किसके, कॉन्फॉर्मर्स के। तो हमने कौन कौन से कॉन्फॉर्मर्स देखे, हमने पहला देखा एंटाई जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल था, और उसके बाद हमने क्या देखा, पार्शली एक्लिप्स। जितना आप 60 डिग्री एंटाई से घुमाओगे तो आपको पार्शली एक्लिप्स देखने को मिलेगा, और जैसे और 60 डिग्री घुमाओगे तो हमें गॉशे फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना, और 60 डिग्री घुमाओगे तो हमें एक्लिप्स फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ना। इसके बाद फिर दोबारा हमें गॉशे, एक्लिप्स, फिर एंटाई, है ना। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, एंटाई, है ना। एनर्जी डायग्राम देख के बताओ, है ना, इसको काट देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था हमारे पास, एंटाई। फिर उसके बाद कौन सा है हमारे पास, गॉशे फॉर्म, और फिर इसके बाद आता है पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है हमारा, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली न्यूमैन प्रोजेक्शन की। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंटाई फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स फॉर्म जनरली। तो एक बार बताओ, तो आप सबका ये सवाल होगा, सर क्या ये हर किसी मॉलिक्यूल के लिए लागू है, या क्या फिर ये सिर्फ स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी मॉलिक्यूल का है। मैं कहूंगा देखते हैं, बने रहना। देखो हम आगे बात करने वाले इथाइलिन ग्लाइकॉल की। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ी सी अलग होती है। तो वो कैसे डिफर करती है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हम देख लेते हैं। देखो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जनरली आपको एक डेस्क पे बिठाया जाए तो आप तो चाहोगे ना कि भैया मैं अकेला ही खुश हूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, कोई आसपास मेरे मंडराया नहीं, है ना। तो मॉलिक्यूल भी यही चाहता है। बट अगर वही कोई छहीता दोस्त आपके साथ बैठना चाह रहा है तो आपको वो क्यों नहीं, आइए बैठिए। तो मॉलिक्यूल में एटम्स भी यही चाहते हैं। जनरली वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, है ना, उनके आसपास स्पेस रहे। बट अगर कोई एटम उनके साथ बॉन्ड करना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम करेंगे। हाँ भैया बॉन्ड तो यार दोस्ती करना चाह रहे हो, क्यों मना करेंगे कोई भी, है ना। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल भी करता है। अभी तक तो आपको 2D रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी आती होगी, है ना, कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन एक मॉलिक्यूल की निकालते हैं, है ना। और फॉर्म्स भी आपको पता है कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, फुली एक्लिप्स्ड, गॉशे फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंटाई, या फिर इसको स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, ये सब आपको पता है कौन कौन से फॉर्म है, कैसे कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं दोस्ती की बात, है ना, कब दोस्ती एटम्स आपस में निभाते हैं, उससे क्या कहानी में चेंज होता है। चलो समझते हैं इस चीज को। देखो हमें पता है कि इस बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, घुमा लेते हैं, देखते हैं कब दोस्ती निभाता है, कब दुश्मनी होती है ना, इस चीज को समझ लेते हैं। अब देखो पहला फॉर्म हमारे पास कौन सा है, बताओ। ये है हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म, फुली एक्लिप्स फॉर्म, जहां पे एटम्स जो बल्कि ग्रुप है, OH ग्रुप जो है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब देखो, अब दोस्ती निभाने की बात कर लेते हैं। यहां पे एक बार बताओ, अगर कोई भी आदमी दूसरे के सर पे चढ़ेगा तो वो चाहेगा दोस्ती करने की, नहीं ना। तो मॉलिक्यूल भी नहीं चाहता है, एटम्स भी ये चीज नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये OH ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सर पे चढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में दोस्ती नहीं दुश्मनी होगी। तो इसलिए अभी भी ये क्या है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल स्टेट है। तो आप कहोगे भैया सर ये कहानी में ट्विस्ट कब आएगी। देखो कहानी में ट्विस्ट आएगी जब आप 60 डिग्री से इसको घुमाओगे। जैसे आपने 60 डिग्री से घुमाया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है ना। जहां बॉन्डिंग, जहां दोस्ती करने की बात आए तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। तो इसीलिए गॉशे फॉर्म जो होता है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे गॉशे फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। सही है। देखो अब हमने 60 डिग्री से दोबारा इसको घुमाया तो क्या होगा, हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है, छोटे सब्स्टिट्यूएंट का हो रहा है, मतलब OH ग्रुप का तो नहीं हो रहा है, बट OH हाइड्रोजन ग्रुप का हो रहा है। तो ये
पिछले वाले से तो कम स्टेबल है बट सबसे पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है। सही है। अब जब 60 डिग्री से और घुमाओगे तो हमें एंटी फॉर्म देखने को मिलता है या फिर स्टैगर्ड फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहां पे तो आसपास भीड़ भाड़ कम है तो ये और स्टेबल होगा, मतलब गॉशे फॉर्म से तो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बट बाकी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें वापिस से सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। दोबारा आप 60 से घुमाओगे तो पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म दोबारा देखने को मिलेगा और दोबारा गॉशे फॉर्म देखने को मिलेगा उस तरफ भी, है ना। तो वहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। तो दो गॉशे फॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं जो मोस्ट स्टेबल है, और एक फुली एक्लिप्स्ड, एक हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड और एक हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म या फिर एंटी फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। तो ये थे कुछ फॉर्म्स। हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल था, क्या डिफरेंस था पिछले कंपाउंड से। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा था, एज यूजुअल फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है, SE से लिखते हैं, ठीक है। इससे कम स्टेबल कौन सा था, कोई सा भी नहीं है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, हमारे पास था पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। इससे और ज्यादा स्टेबल कौन सा था हमारे पास, एंटी या फिर स्टैगर्ड फॉर्म, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, गॉशे फॉर्म। तो एक चीज जान लो, जहां जहां पे भी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे क्या स्टेबल होगा, गॉशे कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप आपको न्यूमैन प्रोजेक्शंस और उनके कन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़िया, चलो अब देखते हैं एक मजेदार एग्जांपल जो कि है साइक्लोहेक्सेन। उनके कुछ कन्फॉर्मर्स देख लेते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन में कन्फॉर्मर्स कैसे पॉसिबल है ये चीज पहले समझ लेते हैं। देखो हेक्सेन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना, ये है हेक्सेन, और ये सब समझ लो कॉर्नर्स कार्बन है, तो ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। और जो बचे हुए बॉन्ड्स है, मतलब बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ आप जोड़ दो, तो ये है साइक्लोहेक्सेन की टिपिकल स्ट्रक्चर, है ना। बट क्या कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है, जवाब है नहीं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स है, तो इनके अराउंड, हर किसी बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो अब जब फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो कंपाउंड क्या करेगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, अच्छा खासा स्टेबल कन्फॉर्मर एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। तो यही कुछ करता है ये मॉलिक्यूल भी या फिर ये कंपाउंड भी। तो साइक्लोहेक्सेन भी यही करता है। इस चीज को इस तरीके से समझना। आप लोगों ने कभी बैक फ्लिप किया है, बैक फ्लिप मुझे तो नहीं आता है वैसे, पर ये साइक्लोहेक्सेन करता है, रिंग फ्लिप करता है ना। तो ये फ्लिप करते वक्त वेरियस कन्फॉर्मर्स शो करता है। एक एक कन्फॉर्मर को देखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो हमारे पास पहला कन्फॉर्मर है जो कि है चेयर कन्फॉर्मर। ये चेयर फॉर्म जो है यह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे आप देख सकते हो चेयर फॉर्म को, ठीक है। तो ये चेयर फॉर्म जो है, यहां पे आप इनके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स भी देख सकते हो, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे कम है। यहाँ पे आप 3D में देखना, अब जैसे जैसे ये हाफ चेयर फॉर्म में जाएगा, या आपने एनिमेशन देखी कैसे कैसे उसने रोटेट किया, कैसे कैसे उसने ट्विस्ट किया, है ना। तो जैसे जैसे वो हाफ फॉर्म में गया तो एनर्जी बढ़ गई, है ना, क्योंकि हिंड्रेंस जो है पिछले मॉलिक्यूल से ज्यादा यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है, इस पर्टिकुलर स्टेट में है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ना, लीस्ट स्टेबल फॉर्म है ये साइक्लोहेक्सेन में। सही है। अब इसको आगे बढ़ाओगे, ट्विस्टेड बोट में जाओगे, देखो देखो कैसे कैसे वो ट्विस्ट होके ट्विस्टेड बोट फॉर्म बना रहा है। तो ये रही अपने पास ट्विस्टेड बोट। तो ये ट्विस्टेड बोट फॉर्म जो है वो हाफ चेयर फॉर्म से तो ज्यादा स्टेबल है, बट जो चेयर फॉर्म है उससे कम स्टेबल है, ठीक है। तो अब फिर दोबारा वो ट्विस्ट करेगा, है ना। दूसरा फॉर्म देख लेते हैं जो है अपना बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म भी आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ये बोट फॉर्म जो है ट्विस्टेड बोट से कम स्टेबल है, बट हाफ चेयर से ज्यादा स्टेबल है। आप इस एनर्जी डायग्राम से कंपेयर करते रहना, है ना। तो ये रही अपनी एनर्जी, है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, है ना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
तो अब दोबारा वो ट्विस्टेड बोट फॉर्म ले सकता है उस साइड, क्योंकि रिंग फ्लिप कर रहा है ना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर दोबारा ट्विस्टेड बोट में जाएगा, फिर हाफ चेयर में जाएगा, फिर वापिस चेयर फॉर्म में जाएगा। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे रिंग फ्लिपिंग साइक्लोहेक्सेन शो करता है। आई होप आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जहां पे आपको कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो।